नीमवा पलकों से उसने नवारत को देखा, जिसने पेन किलर्स लाकर उसके सामने रखी। ये दवा लो और सीधे घर चलो। इस तरह से हुक्म मत चलाओ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम नहीं हो। इसने तकान भरे लहजे में टोकते हुए याद दिलाया था। मैं जो कह रही हूँ वो सुनो तुम, उठकर दवा लो। इस दवा से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे इस वक्त कॉफी की तलब है सिर्फ। इसको तो भूल जाओ मेहरमा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे सर का दर्द सिर्फ कॉफी से ठीक होता है, प्लीज बना दो। उसके चेहरे पर आज इस्तराब सा उसे नजर आया था। तुम कैफीन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, जो नुकसानदेह साबित होता है। क्या तुम्हें मेरी ऐसी हालत नज़र आ रही है कि मैं तुम्हारा लेक्चर सुनूंगा? मत सुनो मेरा लेक्चर, लेकिन कॉफ़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। ऑफिस में भी मैंने सबको मना कर दिया है कि मेरे अलावा कोई तुम्हें बनाकर नहीं देगा। किसकी इजाज़त से किया तुमने ये? मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मैं इस ऑफिस में वही करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा। अगर नहीं मंजूर तो निकाल दो मुझे यहाँ से। मेरी बर्दाश्त का नाजायज़ फ़ायदा इतना ही उठाओ जितना बाद में सह सको। गहरी सांस भरकर कहते हुए सालार ने पेन किलर उठाकर मुंह में रखी, फिर पानी के गिलास से 2 घूंट भरकर वापस रखा। अगर इस टेबलेट से मेरा सर दर्द ठीक ना हुआ तो गला दबा दूंगा तुम्हारा। गला दबाने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचोगे। जहर तो नहीं दिया मुझे? जहर तुम पर असर नहीं करता, वरना जरूर दे देती। घर नहीं जाना तो सोफे पर लेट जाओ कुछ देर। मेरी आंखें बंद हो रही हैं। क्या तुमने मुझे नींद की गोली दी? वो मशकूक सा पूछ रहा था। उसका जहन गुनोदगी में जा रहा था। कुछ देर आराम कर लो, ठीक हो जाओगे। ऑफिस के मामलात को इतना सवार मत किया करो जहन पर। वो सच होकर बोली। पुप्पो, वो अभी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी जब वो उनके कमरे में चली आई। आपकी तबीयत ठीक है अब? मम्मा बता रही थी सुबह से आपके सर में दर्द है। अब पहले से बेहतर हूँ। तुम बताओ कैसा हुआ आखिरी पेपर? बहुत अच्छा, शुक्र है जान छूटी पढ़ाई से। अभी चाय बनाने के लिए कहा है खालदा बुआ को। रेशाम यहाँ बैठो। रायमा ने उसे अपने करीब बिठा लिया था। तुम्हारी तरफ से काफी फिक्रमंद हूँ मैं। इस दिन जो तुमने बातें की मुझे परेशानी से 2-4 कर दिया है। इस दिन मैं खुद परेशान थी, इसीलिए पता नहीं क्या कह गई आपसे। आप मेरी तरफ से फिक्रमंद ना हो। कैसे फिक्रमंद ना हो? तुम्हारी बातों ने मेरा सुकून ही छीन लिया है। रेशाम, बहुत अजीज हो तुम मुझे। ऐसा कोई कदम मत उठाओ जो हवेली के बर्बादी का सबब बने। उनके लहजे में अंदेशे बोल रहे थे। पुप्पो, आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? मैं आने वाले वक्त से खौफजदा हूँ। तुम किसी को पसंद करती हो। जब ये बात खुलेगी तो मालूम है तुम्हें क्या कुछ हो सकता है। कुछ नहीं होगा। सबको अपनी मर्जी से शादी करने का इख्तियार है। इस्लाम ने हर लड़की को ये आज़ादी दी है कि अपनी मर्जी से शादी कर सके। वो नुरूठे अंदाज में बोली। इस्लाम ने घर वालों की मुखालिफ जाने की तालीम नहीं दी, तो घर वाले क्यों मुखालिफ हो रहे हैं? दे दे खुशी खुशी इजाज़त। कोई अपनी बेटी का बुरा नहीं सोचता। रेशाम, मुझे नाम बताओ उस शख्स का। अगर आला हस्ब नसब का हुआ तो मैं खुद कायल करूंगी बाबा जान को। उसका हाथ अपने हाथों में थामे वो नरमी से उसे मना रही थी। आला हस्ब नसब? क्या वो कोई आम सा इंसान नहीं हो सकता पुप्पो? उसने आस भरी निगाहों से रायमा को देखा। सालार गाजी के मुकाबले में तुम आम से इंसान को तरजीह दोगी रेशाम? सालार भाई, उनका यहाँ क्या जिक्र? रेशाम बुरी तरह चौंक उठी। वजाहत भाईजान ने बाबा जान से बात की है तुम्हारे और सालार के रिश्ते के हवाले से। बाबा जान को भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं किसी कीमत पर सालार भाई से शादी नहीं करूँगी। अपना हाथ खींचकर वो वहाँ से उठ खड़ी हुई। उसे सांस लेने में मुश्किल दरपेश आ रही थी, जैसे किसी ने भारी सिल उसके सीने पे रख दी। लेकिन उसके अलावा किसी और से तुम्हारी शादी नहीं होगी, ये बात भी बिठा लो अपने दिमाग में। पुप्पो,
आप तो कम से कम ऐसे मत करें मेरे साथ। उसकी आंखें शफाफ पानी से भरने लगी। तुम मुझे नाम बताओ उस शख्स का, मुझे मिलवा दो उससे एक बार। अगर वो मुझे तुम्हारे काबिल लगा तो मैं राजी करूंगी सबको। रायमा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। उसने मना किया है। रेशम ने उनकी आंखों में देखा, फिर गहरी सांस खींचकर महज इतना ही बोली, क्यों मना किया है उसने? मुझे नहीं मालूम। वो रुख मोड़ गई। रेशम, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, कोई गलत कदम मत उठा लेना। जाने किससे दिल लगा बैठी हो। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? वो इतना बुरा नहीं है जितना आप समझ रही हैं। बुरा नहीं है तो फिर जानते पूछते ये क्यों कर रहा है? क्या कर रहा है? उसने नासमझी से सवाल किया। क्यों वरगला रहा है तुम्हें? कहीं उसे तुम्हारी प्रॉपर्टी का लालच तो नहीं? इनकी इतनी फिक्रमंदी से कहने पर वो ना चाहते हुए भी ज़ेरे लब मुस्कुरा गई। वो तो कहता है कि मैंने उसे वरगलाया है। तुमने? हालांकि उसके दिल में भी वही है जो मेरे दिल में है, लेकिन पता नहीं इकरार क्यों नहीं करता मेरे सामने। जब वो समझदारी का सबूत देते हुए अपने कदम पीछे हटा रहा है तो तुम भी पीछे हट जाओ। पीछे हट जाओ? नहीं पुप्पो, रेशम ज़मीर गाजी इससे दस्तबरदार नहीं होगी। मेरे दिल की दुनिया सिर्फ उसी नाम से आबाद है और आप कह रही हैं कि उसे भूल जाऊं? उसे भूल जाऊंगी तो मेरा नाम और निशान भी मिट जाएगा। फिर रायमा ने दहल कर उसे देखा। वो सच में दीवानी हो चुकी थी। इशा की नमाज अदा करने और काफ़ी देर तक सूरे बकरा की तिलावत करती रही थी। फिर दुआ मांगकर उठी। कुरान पाक को जस्तान में लपेटकर शेल्फ पे रख के ज़ेरे लब कुछ आयत पढ़कर खुद पर दम किया। सर पर लपटे दुपट्टे के अंदाज में दुपट्टे को ढीला करने के बाद उसका इरादा रेशम के रूम में जाने का था, जब पीछे से उभरी उस आवाज़ पर साकित हुई। कुरान पाक को इतनी रवानी में नहीं पढ़ते, बल्कि ठहर ठहर कर पढ़ा करते हैं। बरीजे का सांस सीने में अटकने लगा। थूक निकलते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके बदतरीन ख्यालात की तस्दीक हो चुकी थी। वो फिर से उसके सामने मौजूद था। शयातीन वगैरह तो उस जगह कदम नहीं रखते जहाँ सूरे बकरा की तिलावत की जाती हो। वो इसी नीयत से पढ़ रही थी, लेकिन उसे क्या मालूम है जिसे भगाने के लिए वो पढ़ रही है, वो तो सारा वक्त उसके पीछे बैठा सुकून से उसे पढ़ते हुए सुन रहा था। तुम मुझसे जान छुड़ाने के लिए सूरे बकरा पढ़ रही थी। मैं कोई बुरा जिनसाद नहीं हूँ, ना ही शैतान का पैरोकार हूँ। अल्लाह का कलाम तो मैं खुद भी पढ़ता हूँ। तुम क्यों मेरे सामने आते हो फातिम? झुंझलाते हुए अंदाज में वो बोली। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? 2 कदम उसके जानिब बढ़ाते हुए साथ ही आईब्रो उठाकर इस्तफसार किया। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, लेकिन कोई मेरी बात का यकीन नहीं करता कि मुझे कोई जिन दिखाई देता है। तुम किसी को यकीन दिलाना चाहती हो? मैं नहीं चाहती कोई मुझे पागल कहे। तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। तुम्हें पागल कहने वालों से मैं खुद ही निपट लूंगा। क्या शान बेनियाजी थी उसकी। मैं रेशम के रूम में जा रही हूँ, वहाँ मत आ जाना। वो तुम्हें देखेगी तो खौफजदा हो जाएगी। मैं हर किसी के सामने जाहिर नहीं होता, मेरे सामने भी मत आया करो। तुम्हारे मामले में मैं मजबूर हूँ, कुरान पाक लेकर आओ। उसकी अगली बात पर वो दंग हुई। क्यों? उसने शदीद हैरानगी से पूछा। कुछ अल्फाज को अदा करते हुए तुम्हारा तलफ़ुज़ ठीक नहीं था, तो क्या तुम पढ़ाओगे मुझे कुरान पाक? मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता? फातिम, अब तुम खौफजदा कर रहे हो मुझे। इसकी आंखों में खौफ हलकोड़े ले रहा था। मैं तुमसे कोई वज़ाइफ नहीं करवा रहा जो तुम खौफजदा हो रही हो। तुम एक जिन हो, मैं तुमसे कैसे पढ़ सकती हूँ भला? जिन्नों के लिए कोई अलग किताब नहीं उतरी थी, हम भी वही पढ़ते हैं जो तुम इंसान पढ़ते हो। मैं आइंदा रवानी में नहीं पढ़ूंगी, आराम से ठहर ठहर कर पढ़ूंगी। उसने इतनी अजलत में कहा कि मुबादा वो उसे सच में ही पढ़ाने न बैठ जाए। वो हैरानगी से आंखें फैलाए उसे देख रही थी जो बेसाख्ता हंस पड़ा था। तुम हंसते भी हो? बरीजे सांस रोके बोली, निगाहों में
तहीर था, अब उसकी जगह हल्के से खौफ ने भी ले ली थी। इसके साथ हुई अब तक मुलाकातों में उसने पहली दफ़ा फातिम को हंसते देखा था, वरना वो तो महज मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया करता था। लेकिन जाने क्या सहर अंगेज था असर था उसके, वो उस पर नजरें हटा नहीं सकी थी। वो शायद पहली दफ़ा किसी की इतनी मसहूर कुन हंसी देख रही थी। जब भी कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हुई, सारे में अंधेरा छा गया, हाथ को हाथ बुझाई नहीं दे रहा था। वो डर के बायस चीखना चाहती थी, लेकिन यूं मालूम हुआ जैसे किसी ने अपनी हथेली उसके मुंह पे रख दी हो। वो आंखें फैलाकर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिवाय अंधेरे के उसे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हल्की सी एक रोशनी की लकीर खुली खिड़कियों से अंदर दाखिल होते हुए उसके गिर्द दायरे की शक्ल में घूमने लगी। सुनहरी सी रोशनी ने उन दोनों के गिर्द हाला बना लिया था। वो जुगनू थे जो एक कतार में रक्स करते उनके गिर्द घूम रहे थे। वो साकित खड़ी थी, दंग नजरों से कभी जुगनू को देखती और कभी अपने सामने खड़े मुस्कुराते फातिम को। देखते ही इस अंधेरे कमरे में जुगनुओं ने सुनहरी सी रोशनी फैला दी जो सारे में उड़ती फिर रही थी। वो मिसमराइज सी उन्हें खुशी से देख रही थी। वो सब उसके लिए अनोखा था। इतने जुगनू उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। ये सब बहुत खूबसूरत थे। वो ख्वाबदीदा सी कैफियत में बोली। वो मंजर उसके लिए इंतहाई दिलकश था। जबकि वो दीवार से टेक लगाए सीने पर बाजू बांधे वो अपने मंजर को देखने में मगन था, जो उसे सुकून बख्श रहा था। जो मध्यम सुरों में बजती सांस की धुन पर रक्स करती तितलियों और जुगनुओं की झरमट में हाथ फैलाकर वहाँ झूमती बरीज़े गाजी कुछ देर के लिए हकीकत को फरामोश कर गई थी, जिसे वो किसी ख्वाब के ज़ेर असर सांस ले रही थी। वो जब अपने कमरे में आई तो उसका चेहरा शिद्दत जज्ब से सुर्ख पड़ता जा रहा था। लग रहा था दिल पर किसी ने जलते हुए अंगारे रख दिए हों। वो तवील सांस लेते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरा वजूद जैसे एक इस्तराबी कैफियत का शिकार था। दिल चाह रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। तुम क्या कर रही हो? अपनी ही परेशानी में वो देख नहीं पाई कि बरीज़े पहले से वहाँ मौजूद थी। रॉकिंग चेयर पर बैठे गैर मरई नुक्ते को देखते जाने कौन से जहां में पहुंची हुई थी। रेशम की मुतवज्जा करने पर उसने निगाहों का रुख मोड़कर उसकी जानिब देखा। कहाँ खोई हुई हो तुम? उसने फिर से पूछा तो वो ख्वाबदीदा सी कैफियत में बोली, क्या तुमने जुगनुओं को रक्स करते देखा है रेशम? जुगनुओं का रक्स? रेशम ने आंखें मीचकर चंद सेकंड बाद खोलकर उसे घूरा। इस वक्त मेरे ज़ब्त के तनाबे छूट रहे हैं और तुम्हें जुगनुओं का रक्स याद आ रहा है बरीज़े? इसने सख्त तपे हुए अंदाज में पूछा। मैं खुद को इसके शहर से निकाल नहीं पा रही। क्या फिर कोई ख्वाब देखा है तुमने? नहीं, अब वो ख्वाब में नहीं आया करता। उसके इनकार पर रेशम ने शुक्र का सांस भरा कि चलो ये सिलसिला तो ख़त्म हुआ, लेकिन उसकी अगली बात पर उसका गुस्सा फिर उबलने लगा। अब वो ख्वाब नहीं है, ना ही ख्याल है, वो हकीकत है, मुजस्सम हकीकत। वो हकीकत में दिखाई देता है और वो जब आता है तो मैं तुम्हें जुगनुओं का रक्स दिखाता है। उसने गहरी तन से पूछा, सिर्फ जुगनुओं का नहीं, तितलियों का भी। जब वो मेरे सामने होता है तो मेरे इर्द गिर्द सिर्फ तितलियां और जुगनू उड़ते फिरते हैं। हर सू सुनहरी रोशनी फैल जाती है, सहर अंगेज खुशबुएं, मौतर हवाएं। यूं महसूस होता है जैसे मैं किसी जन्नत में चली गई हूँ। वो वाकई अपने होश में नहीं लग रही थी, जहनी तौर पर वो कहीं और ही पहुंची हुई थी। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? होश में आओ, पागल तो नहीं हो गई हो? रेशम ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ दिया। उसका दिमाग पहले ही सोचने समझने की सलाहियतें खो बैठा था। ऐसे में बरीज़े की उल्टी सीधी बातें उसे तैश में मुब्तला कर रही थी। मुझे पागल मत कहो, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं कह रही। मैंने अपनी आँखों से देखा है उसे। अच्छा, तुमने देखा है उसे सच में? हाँ, वो रेशम की आंखों में देखते वसूख से बोली। ठीक है, फिर उसे
बुलाओ उसको यहाँ पर, मैं भी देखना चाहती हूँ उसे। तुम उसे देखकर क्या करोगी? उसकी फरमाइश परीजे के लिए हैरानगी का सबब थी। मेरा मूड इस वक्त शदीद ख़राब है। मैं उसे कहूँगी मुझे भी जुगनों का रक्स दिखाए। तुम मेरी बातों को मजाक में मत लो रेशम। उसके तंज कहने से पर वो नाराज़गी से बोली, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेती नहीं मानूंगी। तुम्हारे कमरे में कोई जिन रहता है, उखड़े से लहजे में कहकर वो रूम से बाहर आ गई। फिर बड़बड़ाते हुए किचन की जानिब बढ़ गई। सर दर्द से फटने को था। एक हाथ से सर को दबाते वो अपने ध्यान में चल रही थी जब अबीर की आवाज़ पर नाचार रुकी। रुको रेशम, अबीर भाई, इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे ही दाएं तरफ बड़ा सा किचन वाक़ था जहाँ वो पेन किलर लेने के लिए जा रही थी। दवाइयों का डब्बा खालदा बुआ वहीं रखा करती थी। उतरने के लिए उसने अभी पहली सीढ़ी पर कदम ही रखा था जब अबीर के वहाँ आने पर वही रुक गई। क्यों? उसने कुछ नासमझी से पूछा। एक तो रायमा पुप्पू की बातों ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया और फिर बरीजे की बातों ने मेरा दिमाग घुमा दिया है। बरीजे से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? झगड़ा नहीं हुआ मेरा उसके साथ, लेकिन इतनी अनोखी सी बातें कर रही है जो मेरा जहन कबूल करने को तैयार नहीं। ऐसा भी क्या कह दिया उसने? अब के उसका अंदाज सपाट था, किसी भी जज्बात से आड़े। फिर वही जिनकी बातें शुरू कर दी हैं। कह रही है अब ख्वाब में नहीं आता बल्कि हकीकत में आता है। ओह, उसने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। मेरा मशवरा माने तो आप हामना ताई और वहार ताया से बात करके उसे किसी डॉक्टर के पास ले जाएं। उसे डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम उसे पागल समझ रही हो? मैं उसे पागल नहीं समझ रही अबीर भाई, लेकिन उसके साथ कोई साइकी इशू है। मैं फ़िक्रमंद हूँ उसके लिए। उसकी फिक्र मत करो, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं इससे बात करूंगा। आप एक बार उससे बात करके देखें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि उसे इलाज की ज़रूरत है या नहीं। इसे तो सिर्फ इलाज की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें तो शायद 2 थप्पड़ों की ज़रूरत है। उसका मूड पल में बदलते देखकर रेशम ने हैरत से उसे देखा। अबीर भाई, थप्पड़ की ज़रूरत? वो भी मुझे? वो जहन पर जोर देकर याद करने की कोशिश कर रही थी कि उससे ऐसा भी क्या काम सरजर्द हो गया जो अबीर उस पर गुस्सा कर रहा है। इससे ज़्यादा क्या पागलपन का शिकार तो तुम हो रेशम। आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे मालूम नहीं जो कुछ भी तुम करती फिर रही हो उसका अंदाज करा था कुछ सख्ती लिए हुए। मैं क्या करती फिर रही हूँ? अबीर का अंदाज उसे नागवार गुजरा था। मैं सब जानता हूँ रेशम, मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। वो संजीदगी और इश्तिआल से कहते हुए आखिर क्या जताना चाह रहा था वो समझने से कासिर थी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। यूसुफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। पसंद करती हो ना तुम उसे? वो कोई अल्फाज नहीं थे, कोई पिघला हुआ शीशा था जो उसकी समातों में उंडेला गया था। यूं लगा जैसे हवेली की छित उसके सर पर आ गिरी हो। चंद लम्हे सख्ते की हालत में खड़ी वो अबीर को यकटक देखे गई। आया वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? लेकिन वो तो कोई ख्वाब नहीं था, वो हकीकत में ही उसका राज उसके मुंह पर खोल रहा था, जैसे एक ना एक दिन तो खुलना ही था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस तरह से ये आश्कार होगा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि हवेली के बाकी मकीनों को जब इस बात की खबर होगी तो क्या होगा? इसका चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ता जा रहा था। बरीजे के पीछे खुद को हल्कान मत करो, अपनी जान की फिक्र करो। उसके लहजे में तंज की गहरी काट थी। गाजी का खून जब बेवजह गैरत जोश मारता है तो सब तहस नहस होकर रह जाता है। वो दिन भी बस आ ही गया था। रेशम नहीं जानती थी कि इसने किन आंधी तूफान को दावत दे डाली है जो इस दर पर जल्दी दस्तक देने वाली थी। अबीर ये बात जान गया था, यकीनन क़यामत दूर नहीं थी, वो क़यामत जो सादीन हवेली पर गिरने वाली थी। रेशम को अपनी मौत सर पर नाचती महसूस हुई। कुछ कहने की कोशिश में उसके लब सिर्फ कपकपा कर रह गए थे।
अबीर को मालूम पड़ गया तो बस हवेली में अब सबका वो खबर हो जानी थी, और फिर यकीनन उसका अंजाम तो यूसुफ और उसकी मौत ही थी। वो सख्त खौफ का शिकार हो चुकी थी। दिल ही दिल में शिद्दत से दुआ गो थी कि अबीर किसी को इस बारे में ना बताए, लेकिन ऐसी ख्वाहिश करना तो दीवाने के ख्वाब के जैसा था। वो मलामत भरे सफाक से निगाह उस पर डालते हुए वो पलट कर अपने रूम में चला गया था। वो उसे रोकना चाहती थी, उसकी मिन्नतें करना चाहती थी, वो इस बात का किसी के सामने जिक्र ना करे। अगर तो अबीर कुछ कह देता तो कोई बईद नहीं थी कि यूसुफ का वहम हकीकत का रूप धार कर उसे मौत की नींद सुला देता। उसने जिंदगी में पहली बार अबीर का ये अंदाज देखा जो अंदर तक डरा गया था। उसने हमेशा अबीर भाई की शफीक रूप में ही देखा था। उसका ये रूप तो उसे रोने पर मजबूर कर गया था। रेशम के लिए तो इतना भी बहुत था कि अबीर ने गुस्से का शिकार होकर उसे थप्पड़ नहीं दे मारा था, ना ही सबको जमा करके उसकी हरकत के बारे में बताया था। यकीनन वो भी नहीं चाहता होगा कि हवेली में किसी को भनक भी पड़े। जो भी था, रेशम की जान हलक में आ फंसी थी। वो बेजान कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची। दिल तो चाह रहा था कि भागकर एनेक्सी में जाए और यूसुफ से कहे कि कहीं दूर चला जाए, कहीं बहुत दूर, जहां इसकी परछाई भी हवेली वालों को पहुंच से दूर हो। हाथ में बाजू के दरमियान हेलमेट दबाए, हाथों पर ग्लोव्स चढ़ाए हुए वो अचानक ही उसकी राह में आया। किन ख्यालों में खोई हुई हो? हाशिर ने नासमझी से उसे देखते हुए पूछा, जो इस वक्त अपने आप में नहीं लग रही थी। उसके रुकने पर रेशम ने खौफजदा निगाहों से उसे देखा। क्या हुआ रेशम, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी बात करने की आवाज़ें आ रही थी। किससे बात कर रही थी तुम? अबीर भाई से बात कर रही थी, उसने खुश लबों को तर करते हुए कहा। अबीर भाई से? हाशिर ने आईब्रो उठाकर उसे देखा। ऐसी कौन सी बात की है उन्होंने तुमसे जो तुम्हारा चेहरा इतना सफ़ेद पड़ गया है? क्या मौत का परवाना दे दिया है उन्होंने तुम्हें? हाशिर तो मजाकन ही बोला था, लेकिन वो अल्फाज से चाबुक की तरह लगे। मौत का परवाना ही तो दे दिया था उसने। वो बेबसी के मारे उसकी आंखों के कटोरे नमकीन पानियों से भरने लगे थे। हाशिर उसके रोने पर हवास बाख्ता हुआ। तुम रो क्यों रही हो यार? परेशानी से उसने दरियाफ्त किया। जब सामने दाखिले दरवाजे की जानिब नजर उठी, रेशम की पुश्त थी और उस जानिब लिए वो नहीं जानती थी कि कौन आया है। आशिर उलझन का शिकार नजर आया। कभी रेशम को देखता तो कभी नवारिद को। आपने बताया नहीं कभी कि आपका हमशिकल भाई भी इस हवेली में रहता है? आशिर ने मसनूई हैरानगी लहजे में समोते हुए हबीर को मुखातिब किया, जो सारा के साथ वही आ रुका था। तुम कहाँ मिल आए इससे? अबीर ने भी इसी के अंदाज में पूछा। रेशम से बात हुई है उसकी, उसी ने देखा है उसे, वो शाने उचकाकर बोला, जबकि पुष्ट से आने वाली अबीर की आवाज़ पर वो झटके से मुड़ी उसे देख रही थी। हूबहू वही था। क्यों भाई, क्या कह रहा था मेरा जुड़वा भाई? अबीर ने बराह रास्त रेशम से पूछा, जिसकी हालत ऐसी थी कि काटो तो बद में लहू नहीं। वो फटी फटी निगाहों से अबीर को देख रही थी। अभी तो वो उसे ऊपर बात कर रही थी। वो इसके सामने ही पलटकर रूम में चला गया था और वो नीचे आ गई थी। फिर वो यहाँ कैसे आ गया? बरीजे को पागल मत कहो, उसकी फिक्र मत करो। यूसुफ को पसंद करती हो ना, तुम अपनी जान की फिक्र करो। अगर हवेली में किसी को मालूम हो गया तो उसके दिमाग में चक्रे चल रहे थे, यानी वो बरीजे का आशिक जिन्ही था जो कड़े अंदाज में उसे धमकी देकर गया था। अगर बरीजे के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा कहा तो वो उसका राज फाश करने में भी लम्हा नहीं लगाएगा। या अल्लाह, उसने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा। रेशम, तुम ठीक तो हो? सारा ने परेशानी से उसके गाल को छुआ जो बर्फ की तरह ठंडे पड़ रहे थे। उसे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। कितनी सारी सोचें एक साथ उस पर हमलावर हुई थी, जिनकी ताब न लाकर वो चकराकर गिर पड़ी। बेड ग्राउंड से टेक लगाए एक पैर खड़ा किए, उस पर हाथ की कोहनी टिकाए वो उसे देखे बिना उसकी बातें सुन रहा था।
माजी को सीने से लगा कर रखने वाले कभी मुस्तकबिल में कामयाब नहीं हो सकते। तुम्हें जब एक नेमत से नवाजा गया है तो उसकी कदर भी करो। मुझे मेरा माजी भूलता ही नहीं। जब सोचता हूँ कि मैं क्या से क्या हो गया हूँ तो यकीन ही नहीं आता कि ये वाकई में मैं हूँ। सुर्ख डोरों से सजी निगाह उठाकर दाड़ियान ने उसे देखा, जो काफी देर से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत से नवाजा। आई डू, लेकिन बस कभी कभार खुद को बहुत बेबस महसूस करता हूँ। इसका लहजा टूटा बिखरा सा था। तुम अपनी बेबसी में काफी तोड़ फोड़ मचाते हो, जिससे कुछ लोग खौफ में भी मुब्तला हो जाते हैं। यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाते हुए उसने जैसे इत्तला दी थी। अपने इश्तियाल को बाहर निकालने के लिए मुझे यही तरीका मुनासिब लगता है, लेकिन तुम्हें खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसने दाड़ियान की सफेद पट्टी से बंधे हथेली को देखकर अफसोस से कहा, आइंदा ख्याल रखूंगा। वो सपाट सा बोला, क्या हो गया है? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? हर बात के जवाब में उसकी एक ही जैसी बात सुनकर उसने आईब्रो उठाकर पूछा, मूड खराब नहीं है, बस थक गया हूँ। यूनिवर्सिटी और एकेडमी के बाद फुर्सत ही नहीं मिलती किसी चीज के लिए। तुम्हें ही शौक चढ़ा था उस्ताद बनने का, अपने भाई की सुन लेते ना, करते एकेडमी ज्वाइन। अब क्या तुम भी मुझे नसीहतें करोगे? दाड़ियान ने थके हुए लहजे में पूछा। वैसे भी मैंने सिर्फ खुद को मसरूफ रखने के लिए ये फैसला किया था। मसरूफ तो तुमने किया होना था, उल्टा अपना आप ही भुलाए बैठे हो। मिठाई खा ली है तुमने, अब जहाँ से जाने की करो। मैं सोना चाहता हूँ कुछ देर। तकिया ठीक करके वो लेट गया था। ब्लैंकेट खुद पर फैलाते हुए उसने बगैर किसी लिहाज के कहा, वैसे तुम्हारे दोनों भाइयों ने ये अफवाह फैला रखी है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है किसी जिनजादी से, और ये तोड़फोड़ वही मचा कर जाती है जब उसे तुम गुस्सा आ रहा होता है। तो ये दाइम और महद किसी दिन जिंदा नहीं बचेंगे मुझसे। उसके लतीफ से अंदाज से कहने पर वो दांत पीसते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? फरमान की आवाज पर वहाँ ठहर गया था। दाड़ियान भाई को बुलाने जा रहा हूँ, आज क्रिकेट मैच है हमारा। उन्होंने भी कहा था साथ चलने के लिए। बैट को कंधे पर टिकाए उसने जवाब दिया, इसे रहने दो, तुम दोनों चले जाओ। पुश्त पर हाथ बांधे फरमान ने संजीदगी से कहा, क्यों? उसने नासमझी से पूछा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या कोई आया है उनके रूम में? इसके रूम से कुछ फासले पर ही वो दोनों रुके हुए थे, जहाँ से मध्यम मध्यम सी आवाजें आ रही थी, जो इतनी बुलंद नहीं थी कि समझ में आ पाती। उसका दोस्त आया हुआ है। दोस्त? महद ने बेसाख्ता थूक निगला। ठीक है, मैं और दाइम ही चले जाते हैं। दूसरे ही लम्हे वो तेजी से भागते हुए वहां से निकला था। पीछे फरमान पुरसोच नजरों से उस बंद दरवाजे को देख रहे थे। दाइम और महद का इसमें क्या कसूर है? जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं वो लोग को खुद ही शक और शबे में डाल देती हैं। मैं जानबूझकर नहीं करता, बस हो जाता है मुझे। अपनी कैफियत पर वो खुद भी झुंझलाया हुआ सा था। तुम्हारे दिमाग का इलाज तो मुझे करना ही पड़ेगा। अपनी जगह से हरकत करके वो उसके नजदीक आने लगा। क्या कर रहे हो? क्या जलाने का इरादा है मुझे? उसे करीब आते देख दाड़ियान बेसाख्ता पीछे हटा। उसकी वजूद से तपश सी उठ रही थी। तुम जलकर मर गए तो उस लड़की का क्या होगा जो तुम्हें दिल दे बैठी है? अपने कदम वही रोककर उसने आईब्रो उचकाकर पूछा, मैंने नहीं मांगा था उससे उसका दिल। अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुका हूँ, बाकी अब किसी से मुझे कोई सरोकार नहीं। तुम्हें इतना पत्थर दिल नहीं होना चाहिए। नरमी पैदा करो अपने अंदर। फिलहाल तुम यहाँ से जाने की करो, मेरा सर मत खाओ। तकिए पर सर रखे वो बड़बड़ा कर बोला, तुम बहुत ही बेअदब भी हो। शायद तुम भुला बैठे हो कि शाह साहब की गैर मौजूदगी में बाज दफा मैं तुम्हें सबक याद
दिया करता था। तुम्हें मेरा एहतराम करना चाहिए। आखिर को मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया है, इसलिए मैं तुम्हारा ममनून हूँ फातिम। लेकिन अभी निकलो यहाँ से, मैं आराम करना चाहता हूँ कुछ देर। उसने थकान से कहा, मिठाई के लिए शुक्रिया, अभी जा रहा हूँ, लेकिन जब अगली बार आऊँ तो अपने मिजाज दुरुस्त करके रखना, वरना मैं खुद ठिकाने लगा दूंगा। उसके धमकाने का जरा भी असर लिए बिना वो आंखें मूंद गया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसने दोबारा पलकें उठाई तो कमरा खाली था। फातिम वहां से जा चुका था। उठते हुए वो बेड की ग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गया। सफ़ेद पट्टी में बंधे अपनी हथेली को देखते हुए वो अपनी माजी के झरोकों में झांकने से रोक नहीं पाया था।